जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। और आज हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सिख साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। सिख साम्राज्य, अब जो सिख संप्रदाय है, इसकी स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव को जाता है। मैं सिखों के 10 गुरु के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब तक हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेंगे। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उनके बाद कोई और गुरु नहीं होगा, जिस कारण से गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। गुरु गोविंद सिंह जो थे अंतिम गुरु थे, इनका जो शिष्य था यानी 10वें गुरु थे, इनके जो शिष्य का नाम था वो था बंदा बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के बारे में हम थोड़ा देख लें कि जो बंदा सिंह बहादुर है, इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव और इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये इनका शिष्य था। गुरु गोविंद सिंह इसको गुरु बख्श के नाम से पुकारते थे और यह खुद को गुरु का बंदा की उपाधि देता था। ये खुद को गुरु के बंदा की जो उपाधि देता था, जिस कारण से इसका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ा था। अब जो बंदा सिंह बहादुर था, इसका उद्देश्य था कि जो पंजाब है उसमें सिख राज्य की स्थापना हो। तो इस क्रम में यह अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाता है और यहीं से ये अपना क्या करता है कि जो जो सिक्के चलाता है उन पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाता है। तथा इसने क्या किया था कि जो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां थे, उसकी हत्या की। वजीर खां वही था जिसने कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे उनको दीवार में चिनवाया था, इसकी ये हत्या कर देता है। इसके बाद जो शाहदरा कातलगढ़ी के नाम से एक विख्यात जगह है, यहाँ बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया, हजारों मुगलों सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। अब जो फर्रुखसियार है, उसके आदेश पर 1716 में गुरुदासपुर नांगल के नामक स्थान पर इसको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। यानी बंदा सिंह बहादुर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख थे वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। इसके कुछ समय उपरांत यानी 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर जो सभी सिखों की जो टुकड़ियाँ थी, उनको एक दल खालसा में विलय किया गया। अब जो दल खालसा का जो जस्सा सिंह अहलूवालिया थे, उनको नेतृत्वकर्ता में रखा गया, जिसके बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इन जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इनको 12 दलों में प्रशासनिक दृष्टि से डिवाइड कर दिया। ये जो 12 दल थे, इनको ही मिसल कहते थे और इन 12 दलों को मिलाकर ही दल खालसा बनता था। इन सभी 12 मिसलों में जो सबसे ताकतवर मिसल थी वो भंगी मिसल थी। अब हम जो देखेंगे वो सुकर चकिया से मिसल से संबंध रखने वाले रणजीत सिंह के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रणजीत सिंह महाराज जो थे वो किस मिसल से संबंध रखते थे। तो वो रखते थे सुकर चकिया मिसल थे, क्योंकि इनके जो पिता थे महासिंह, वो सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे और उनके बाद रणजीत सिंह इसके प्रमुख बने। जो रणजीत सिंह हैं, उनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को गुजरावाला में और इनके पिता का नाम जो मैं बता चुका हूँ महासिंह था, जो कि सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने एक बहुत सशक्त सेना तैयार की थी। अब इनका क्या होता है कि 1797 ईस्वी में जो काबुल के एक शासक थे जमान शाह वही जो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली था, उसका पोता था, पंजाब पर आक्रमण करता है। तो रणजीत सिंह क्या है, सिखों की सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं और जमान शाह को पराजित कर देते हैं। इसी युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो जमान शाह थी, उसके पास जो तोपें थी, उसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। तो रणजीत सिंह इनको चिनाब नदी से बाहर निकाल करके जमान शाह के दरबार में भेज देता है, जिस कारण से जमान शाह खुश होकर इनको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देता है। 1798 और 99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बन जाते हैं और यह अपनी राजनीतिक राजधानी थी उसको लाहौर में बनाते हैं और धार्मिक राजधानी को अमृतसर में बनाते हैं। उसी समय जो भारत में अंग्रेज अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहे हैं, कैसे उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाया, फिर मैसूर पर। तो अब देश के अंदर क्या उनकी फ्रांस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में आपस में अच्छे संबंध नहीं है। तो फ्रांसीसियों के साथ एक देश के बाहर एक संधि होती है, जिसमें फ्रांस और रूस दोनों मिलकर एक संधि करते हैं, जिसको तिलसित की संधि कहते हैं। अब तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस मिलकर भारत के जमीनी मार्ग के जरिए आक्रमण करना चाह रहे थे। अब जिस ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेज क्या चिंतित होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि रणजीत सिंह जी के पास एक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा कि रणजीत सिंह को कोई भी आक्रमण करता है तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे और अंग्रेजों पर कोई भी आक्रमण करता है तो रणजीत सिंह जी उनकी मदद करें। और दूसरी बात लिखता है कि जो सतलुज नदी के पश्चिम का क्षेत्र है, उस पर महाराजा रणजीत सिंह का तथा पूर्व के जो क्षेत्र है उस पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। कोई एक दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करेंगे। रणजीत सिंह इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उनके अंग्रेजों के सामने 2 शर्त रखते हैं। और जो उनकी पहली शर्त थी, उसमें कहा कि जब भी हम अफगान और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो अंग्रेजों की सतलुज नदी का जो मालवा का क्षेत्र है वो राजा रणजीत सिंह का ही माना जाएगा। अब जो रणजीत सिंह की ये जो 2 शर्तें थी, इनको अंग्रेज क्या मानते नहीं हैं। तो इसके 1 वर्ष बाद 1808 में रणजीत सिंह
मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, तो जिसको अंग्रेज क्या सफल नहीं होने देते हैं। तो इसी श्रृंखला में एक संधि होती है 1809 में, जिसको अमृतसर की संधि कहते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि में जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो चार्ल्स मेटकाफ थे और सिख का महाराजा रणजीत सिंह। अब चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो संधि हुई वो इस प्रकार थी कि जो सतलुज की नदी है उसके पश्चिम क्षेत्रों पर रणजीत सिंह तथा जो पूर्व का क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा, यानी सतलुज नदी को ही सीमा मान लिया गया। इसके पश्चिम में रणजीत सिंह और पूर्व में अंग्रेज, और कोई एक दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं देगा। इसके बाद क्या करते हैं, जो रणजीत सिंह है वो अपना क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। इस श्रृंखला में वो क्या करते हैं कि सबसे पहले 1809 में कांगड़ा पर विजय प्राप्त करते हैं। 1813 में अफगान के जो अमीर था शाहशुजा से कश्मीर पर अपना नियंत्रण करते हैं तथा शाहशुजा से एक कोहिनूर हीरा जो बहुत फेमस है, कोहिनूर हीरा जो अभी ब्रिटेन के पास है, उसको छीन लेते हैं। 1813 में ये अटक और 1819 में मुल्तान पर कब्जा करते हैं। 1819 में ही अफगान का जो गवर्नर था जब्बार खां को ये पराजित करके कश्मीर पर पूरे कश्मीर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। 1820 और 21 में ये डेरा गाजी खां था और एक डेरा इस्माइल खां इनसे जीतते हैं तथा लेह को भी जीतते हैं। 1832 में पेशावर जीतते हैं तथा 1833 और 34 में मुजरी कबीले को पराजित करके शिकारपुर पर अधिकार करते हैं, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे देते हैं। अब जो महाराजा रणजीत सिंह थी, इनका हृदय नक्षत्र बताया जाता है कि ये बहुत ही सहिष्णु थे। इन्होंने जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर जो सोना चढ़ा हुआ है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण पत्र चढ़वाया था। अब इन्होंने एक पश्तून का चित्र था जो जहाँ पर सदा मुसलमानों को ही शासन रहता था, इसको भी जीता था, यानी ये पहले गैर मुस्लिम शासक थे जो पश्तून को जीता था। इन्होंने सिख खालसा सेना का भी गठन किया था और बचपन में ही जब ये बचपन में थे तो इनके चेचक होता, जिसकी वजह से इनकी आँख की एक रोशनी भी चली जाती है। उसके बावजूद भी इतने सक्षम ये राजा बनते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना थी उसका जो मुखिया था वो थे सरदार हरी सिंह नलवा, पेपर में पूछा जाता है, और विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री थे दीनानाथ। अब 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह के जो वंशज थे वो थे खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह और चांदकौर। चांदकौर जो थी वो नवनिहाल सिंह की माता थी, और शेर सिंह और फिर थे दिलीप सिंह। यानी ये जितने भी उत्तराधिकारी हैं 4-5 साल के अंदर ही बने हैं। लास्ट में क्या होता है, दिलीप सिंह हैं जो 1843 में राजा बनकर आते हैं। जब ये राजा बनते हैं तो ये मात्र 5 साल के होते हैं, जिस कारण जो महारानी जिंदल थी उनको इनकी संरक्षिका के रूप में शासन व्यवस्था संभालने को दे दी जाती है। अब होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 तक चला। उस समय क्या था, उस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हॉर्डिंग। तो अंग्रेजी जो कंपनी थी इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने क्या काम किया कि जो सतलुज, इन्होंने जो अमृतसर की संधि रखी थी कि सतलुज के पश्चिम में तो रणजीत सिंह का क्षेत्र था और पूर्व में अंग्रेज थे, तो ये क्या करते हैं कि सतलुज नदी की सीमा पर बहुत सारी संख्या में अंग्रेज सिपाहियों को भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें जो अंग्रेज सिपाही सतलुज नदी की सीमा पर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें सिख सरदार देखते हैं। तो सिखों के जो सिपाही थे वो सोचते हैं कि अंग्रेज युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें से कुछ सिख सिपाही सतलुज की पूर्व दिशा में चले जाते हैं, जो कि संधि के विरुद्ध होता है। अब यहाँ संधि टूट जाती है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाई लड़ी गई, जिसमें एक था मुदगी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ, फिरोजपुर का युद्ध 1845 में, अलीवाल का युद्ध 1846 में, शुभराव का युद्ध 1846 में। इन चारों युद्ध में सिख सेना पराजित हो जाती है। पराजित होने के बाद जो संधि होती है वो अंग्रेजों की मनमाफिक होगी, यानी जो संधि हुई वो होती लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। पेपर में पूछ लिया था लाहौर की संधि कब हुई, तो 9 मार्च 1846 में। इसमें क्या होता है कि जो दिलीप सिंह है और रानी जिंदल को संरक्षता में राजा स्वीकार लेते हैं अंग्रेज, तथा सतलज के जो पूर्व प्रदेश में जलंधर का जो दोआब क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, तथा ये क्या करते हैं अंग्रेज की लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना भी ठोक देते हैं। अब 1.5 करोड़ रुपये इनके पास नहीं है, यानी 50 लाख रुपए तो इनको पहले नकद दे देते हैं और 1 करोड़ के बदले में क्या करते हैं कि कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच देते हैं। इस तरीके से 1.5 करोड़ रुपये पूरे अंग्रेजों को देते हैं। अब सिख सैनिकों की जो संख्या है वो कम हो और निश्चित रूप से होगी, यह निश्चित कर दी अंग्रेजों की सिख सैनिक कम संख्या रखेंगे और निश्चित ही रखेंगे। और इसमें इन्होंने किया जो लाहौर था उसके दरबार में एक अंग्रेज का रेजिडेंट भी नियुक्त किया जाएगा, तथा अंग्रेजों के परामर्श लिए बिना ये कोई भी विदेशी सेना में नहीं रखेंगे। अब ये संधि जो थी ये सिख सरदारों के लिए अपमानजनक थी, तो इसी के विरोध में एक क्या करते हैं सिख सेना पुणे से विद्रोह कर देती है और अंग्रेज क्या करते हैं इस विद्रोह का दमन कर देते हैं, जिस कारण से एक बहरवाल की संधि होती है 16 दिसंबर 1846 में। अब इस संधि में क्या होता है, जो रानी जिंदल थी उनकी समझता समाप्त कर दी जाती है, उनको 1.5 लाख रुपये सालाना पेंशन पर भेज दिया जाता है, तथा जो अंग्रेजी रेजिडेंट जो नियुक्त किया था उसकी अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को एक परिषद बनाई जाएगी जो कि शासन की देखभाल करेगी। ये सब रेजिडेंट के अंदर ही आएंगे। और उसके बाद लाहौर में एक अंग्रेजी सेना जिसका खर्च दिलीप सिंह ही देंगे, यानी एक अंग्रेजों की सेना भी रखी जाएगी जिसका खर्चा कौन देगा, दिलीप सिंह।
इसके बाद क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 में चला, 49 तक चला। तो 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में जो मुल्तान का क्षेत्र था, वहाँ पर एक गवर्नर थे दीवान मूलराज। ये दीवान मूलराज जो नियुक्त किए थे अंग्रेजों ने किए थे, और जो कि रेजिडेंट के अंदर आते थे। तो ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस जो कि रेजिडेंट थी, उसमें हेनरी लॉरेंस क्या करता है कि वो दीवान मूलराज से ज़्यादा और बड़े हुए राजस्व की डिमांड करता है, परंतु मूलराज क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा रुपये देने से मना कर देते हैं। तो ये जो टैक्स के रूप में मांगता है, राजस्व जो मांगता है ना, तो वो मना कर देते हैं। अब हेनरी लॉरेंस क्या कर सोचता है कि इन्होंने मना कर दिया, अच्छा मूलराज जो था वो मना तो करता ही करता, साथ ही लड़ने के लिए भी तैयारी कर लेता है। बोला वो देगा ही नहीं, उसने सोच लिया था कि देना ही नहीं है। तो हेनरी लॉरेंस क्या करते हैं, एक नए सिख गवर्नर की नियुक्ति कर देने का फैसला करते हैं। अब जब वो नया सिख गवर्नर की नियुक्ति का फैसला करते हैं, तो क्या करते हैं, जो मुल्तान की जो प्रजा थी वो इस बात को नहीं मानती कि तुम नया सिख गवर्नर नियुक्त करो। तो वहाँ की जो प्रजा थी वो दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो जाती है। तो इस क्रम में अंग्रेजों ने क्या किया कि नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा वहाँ पे। जब ये 2 ब्रिटिश अफसरों के साथ आया, तो वहाँ की मुल्तान की प्रजा ने उन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया। और उसी समय कुछ सिख सिपाही दीवान मूलराज के साथ भी खड़े हो गए और विद्रोह को छेड़ देते हैं। अब यहीं से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली लड़ाई थी रामनगर का युद्ध, जो कि 1848 से में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए तथा दूसरा युद्ध था चिलियावाला का युद्ध, जो कि 1849 में हुआ। इसमें सिख विजयी हुए। ये चिलियावाला का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, इसकी संग पूछ ली जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है ये किस किस के बीच में हुआ। तो ये युद्ध जो हुआ था वो सिखों के नेता थे शेर सिंह, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था गफ। तीसरा था अंतिम युद्ध जो था वो था गुजरात नगर का युद्ध 1849 में। इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और यहीं पर क्या करती है सिख सेना आत्मसमर्पण कर देती है। अब इसके समर्पण के बाद लॉर्ड डलहौजी जो कि 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण जो पंजाब था उसको विलय कर लेता है, तथा महाराज जो दिलीप सिंह थे उनको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड भेज देता है, तथा जो कोहनूर हीरा इनके पास था उसको छीनकर यानी लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज देता है। इस तरीके से अंग्रेज पंजाब पर अपना आधिपत्य पा लेते हैं। धन्यवाद।